सभी को गुड मॉर्निंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे जनरल साइंस। काफ़ी दिनों से क्या है कि अपन जनरल साइंस की क्लास नहीं ले पाए समय के चलते, लेकिन अपनी जो जीके की क्लास है वो कंटिन्यू चल रही थी। आज अपन फिर से जनरल साइंस शुरू करने वाले हैं और जनरल साइंस के अंतर्गत अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे। अपना टॉपिक होगा आज का आवर्त सारणी, यानी पीरियोडिक टेबल अपन शुरू करने वाले हैं आज। तो अपना टॉपिक है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये मुख्य बात है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 19वीं शताब्दी तक क्या है, नए नए तत्वों को क्या खोज होने लग गई थी। उन तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए आवर्त सारणी की हमें आवश्यकता पड़ी। यानी इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों को व्यवस्थित क्रम में दर्शाने के लिए। यानी तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए, तत्वों को व्यवस्थित क्रम में दर्शाने के लिए हमें आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी। अब आवर्त सारणी के अगर अपन वर्गीकरण देखते हैं तो आवर्त सारणी के लिए समय समय पर क्या विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। उनमें सबसे पहले नाम आता है डोबेराइनर का। डोबेराइनर ने एक सिद्धांत दिया था आवर्त सारणी के लिए, डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। यानी सबसे पहले आवर्त सारणी के लिए जो सिद्धांत दिया था वो सबसे पहले दिया था डोबेराइनर ने 1817 के अंतर्गत। उन्होंने किस तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया। उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए तत्वों को तीन तीन के समूह में बांट दिया। तीन तीन के समूह में, यानी जो डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, त्रिक यानी तीन, तीन। तो त्रिक सिद्धांत क्या कहता है कि उन्होंने डोबेराइनर ने तत्वों को तीन तीन समूह में बांट दिया। यानी उन्होंने क्या किया, इस तरीके से इनको तीन समूह में बांट दिया। किस तरीके से बांटा कि तीन तीन समूह के अंतर्गत जो मध्य तत्व है, मध्य एलिमेंट है, मध्य तत्व का परमाणु भार, ध्यान देना आप यहाँ पर, जो परमाणु भार है, मध्य तत्व का परमाणु भार दोनों अन्य तत्व है, दोनों अन्य तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। यानी डोबेराइनर ने ट्रिक सिद्धांत दिया, इससे यह तो हो गया कि तीन तीन समूह में बांट दिया। किस तरीके से उन्होंने तीन समूह में बांटा, यानी जो मध्य एलिमेंट होगा, मध्य तत्व होगा, वो मध्य तत्व का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान दोनों अन्य तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। बात कर रहे हैं अपन यहाँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। इनके परमाणु भार की बात करें तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। अपन बात कर रहे हैं परमाणु भार की, यानी परमाणु द्रव्यमान की अपन बात कर रहे हैं। उन्होंने तीन तीन के समूह में बांट दिया। यानी इस तरीके से ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अपने सामने दिया। अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं।
तो उन्होंने इस तरीके से बांटा कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यानी लिथियम का जो परमाणु भार होता है अपन को पता है 7 होता है, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अब जो मध्य तत्व है, मध्य तत्व क्या है अपने पास, सोडियम। सोडियम का जो परमाणु भार है वो कितना है, 23। सोडियम का परमाणु भार कितना होगा, यानी प्रथम और जो तृतीय तत्व है लिथियम, लिथियम का कितना है 7 और पोटेशियम का कितना है 39, यानी इन दोनों के औसत के बराबर। औसत कैसे निकालेंगे, इन दोनों के क्या है औसत के बराबर होगा, यानी ये हो गया 7 + 39 बटे 2, कितना हो गया, ये हो गया 46/2, कितना आ गया 23। यहाँ 23 क्या है, सोडियम है। यानी इन्होंने क्या किया, इस रूप में व्यवस्थित किया कि जो मध्य तत्व आएगा, मध्य तत्व का परमाणु भार दोनों अन्य तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। दोनों तत्व कौन कौन से हैं, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान की अपन बात करें वो होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। 39 + 7 हो गया 46/2 बराबर हो गया 23। 23 किसका है, सोडियम का। इस तरीके ने उन्होंने क्या व्यवस्थित किया। उसके आधार पर अगर और एग्जाम्पल अपन देखें, और एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे अपन तो अपने सामने जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है आयोडीन अपने सामने दिया हुआ है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के अपन परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो क्लोरीन का होता है 35.5। बात करें ब्रोमीन की तो ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन की बात करें, आयोडीन का होता है 127। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो इनका जो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि इन्होंने 3-3 के समूह में इस तरीके से विभाजित किया कि जो मध्य क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कितना है परमाणु भार 80। क्लोरीन और आयोडीन का कितना है, यानी जो दो अन्य तत्व हैं प्रथम और तृतीय उनका कितना है 35। जो क्लोरीन है, क्लोरीन का है 35.5 और आयोडीन का है 127, यानी 35.5 + 127/2, यानी ये आता है लगभग 81 पॉइंट समथिंग आता है। यानी इनका अगर योग करके इनका औसत निकालेंगे तो वो आएगा 81.25। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, त्रिक सिद्धांत दिया। तो ये पहला जो डोबेर्नर का त्रिक सिद्धांत है वो क्या है, असफल हो गया। तो ये हो गया असफल। इस तरीके इन्होंने विभाजित किया। तो इनमें कोई व्यवस्थित क्रम तो था नहीं, परमाणु भार के आधार पर उन्होंने क्या ये सिद्धांत दिया था। तो ये इस तरीके से ये पहला जो नियम था, सिद्धांत था डोबेर्नर का, वो क्या असफल हो गया। लेकिन एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी के अंतर्गत सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था, प्रयास किया था 1817 में डोबेर्नर का त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत क्या कहे, त्रिक सिद्धांत के बारे में आपको पता है, 3-3 समूह में बांट दिया। मध्य तत्व का जो परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान है वो दोनों अन्य तत्व है यानी प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार के योग के यानी औसत के क्या है बराबर होगा। ये आपके सामने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में 2 नंबर पर आता है न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने सिद्धांत दिया था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत दिया। तो अपन 2 नंबर देखते हैं। तो अपना 2 नंबर आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत।
न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो कब दिया उन्होंने? 1866 के अंतर्गत, सन 1866 में। सन 1866 में न्यूलैंड ने सिद्धांत दिया, अष्टक नियम दिया। एक अष्टक नियम यानी जो सूर्य के धुन है, सूर्य के धुन क्या है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। फिर वापिस सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये सुर 7 धुन है, जो सुर के 7 धुन है। इस आधार पर उन्होंने नियम क्या दिया? जैसे प्रथम अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट की, तो यह जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इस तरीके से क्या है? फॉस्फोरस। इस तरीके से उन्होंने व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया, जैसे सूर्य के धुन 7। उस आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया कि जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट यानी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में जो 8वां एलिमेंट आएगा, 8वां एलिमेंट क्या है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां एलिमेंट क्या आया? फ्लोरीन आया। यानी जो फ्लोरीन के गुण धर्म है, यानी प्रथम 8वें तत्व के गुण धर्म प्रथम तत्व के लगभग समान। किस आधार पर दिया? कि जो 8वां एलिमेंट आएगा, उन्हें जो सूर्य के 7 धुन है उनके आधार पर उन्होंने तत्व को क्या वर्गीकरण किया कि जो 8वां एलिमेंट आएगा, उस 8वें एलिमेंट के जो गुणधर्म है, जो प्रथम तत्व है, उस प्रथम तत्व के क्या है? लगभग समान होंगे। पहली बात तो इनकी ये थी। किनकी बात करें अपन? न्यूलैंड की। न्यूलैंड ने सन 1866 में अपना सिद्धांत दिया था। इस समय तक जो अपन एलिमेंट की बात करें यानी तत्व की बात करें, इस समय तक तत्व थे 56, यानी इस समय तक 56 तत्व की खोज हो चुकी थी। 56 तत्व की न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था, उन सिद्धांत के आधार पर जो अष्टक नियम दिया था, यानी 8वां जो तत्व होगा वो 8वें तत्व का गुणधर्म है, वो प्रथम तत्व के क्या होगा? लगभग समान होगा। पहली बात तो इनकी ये होगी। दूसरी बात, उनका नियम की जो मुख्य बात वो है कि उन्होंने जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान यानी जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम के रूप में तत्व को व्यवस्थित किया। शुरुआत कौन से तत्व से की थी? शुरुआत की उन्होंने हाइड्रोजन से। शुरुआत की हाइड्रोजन से और कहां तक? थोरियम तक। हाइड्रोजन से शुरुआत करके परमाणु भार के बढ़ते क्रम के रूप में व्यवस्थित किया और उन्होंने ये कहा कि जो 8वां तत्व होगा वो 8वां तत्व प्रथम तत्व के गुणधर्म के समान उनके क्या है? गुण होंगे। और परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर हाइड्रोजन से शुरुआत करके थोरियम तक तत्व का क्या है? वर्गीकरण किया। ये असफल कहाँ होता है? ये असफल होता है, ये लागू होता है नियम कैल्शियम तक। कैल्शियम का जो परमाणु भार है वो कितना है? 40। कैल्शियम तक ये नियम लागू होता है, उसके बाद में जो ये रूल है वो क्या है? समाप्त हो जाता है। तो ये असफल हो गया। असफलता का कारण यही है कि ये जो रूल उन्होंने दिया था कि 8वें तत्व है वो प्रथम तत्व के गुणधर्म के समान होगा,
जो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है, उन आधार पर यह नियम लागू होता है कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद क्या है, ये जो रूल है वो क्या है, समाप्त हो जाता है। तो ये नियम था सेकंड नंबर का, जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है वो भी क्या है, असफल हो गया। एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था वो कहां तक लागू होता है, वो कैल्शियम तक लागू होता है। कैल्शियम के बाद में जो कैल्शियम का परमाणु भार है 40, उसके बाद में ये नियम क्या है, असफल हो जाता है। तो जो 2 नंबर का अपना नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो भी क्या है, असफल हो जाता है। अब उसके बाद में 3 नंबर पर आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब अपन देखेंगे 3 नंबर मेंडलीफ की आवर्त सारणी। एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया था। तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी दी थी वो दी थी मेंडलीफ ने। 1869 के अंदर उन्होंने आवर्त सारणी दी, जो प्रकाशित हुई थी 1872 के अंतर्गत। अब अपन पढ़ेंगे 3 नंबर पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी। यानी सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीफ ने। तो अपन 3 नंबर आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अठारह में उन्होंने ये दी थी, जो प्रकाशित हुई 1872 के अंतर्गत। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस समय तक थे तो तत्व की खोज है वो हो चुकी थी, 63 तत्व है इस समय तक, 63 तत्व याद थे। बात करें 1872 के अंतर्गत, तो इस समय तक क्या है, 63 तत्व याद थे। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम क्या है, आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया। उन्होंने क्या किया, उनकी आवर्त सारणी, उनके द्वारा निर्मित आवर्त सारणी सात आवर्त 8 वर्ग, 8 वर्ग यानी 2 स्तंभ होते हैं। 7 आवर्त और 8 वर्ग थे, उनकी द्वारा आवर्त सारणी जो दी गई थी उसमें 7 आवर्त यानी अपन आपको बताता हूँ इस तरीके से, ये आपके सामने दी हुई है। ये जो खड़ी लाइन है ये तो हो गया स्तंभ यानी वर्ग, तो ये थे 8। बात करें आवर्त की, वो थे 7 यानी इस तरीके से। ये तो हो गए 8 वर्ग। और ये है आवर्त। तो सर्वप्रथम जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था वो किया था मेंडलीफ ने। उनके द्वारा जो निर्मित आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त थे और 8 क्या है, वर्ग थे।
क्या नियम दिया मेंडलीफ ने? तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। पहला जो नियम दिया था डोबे-राइनर ने, किसके आधार पर था? परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। 2 नंबर का जो दिया था मेंडलीफ ने, न्यूलैंड ने जो नियम दिया था अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो किस पर आधार पर था? परमाणु भार के आधार पर। और 3 नंबर का आता है मेंडलीफ का, वो किस आधार पर है? परमाणु भार के आधार पर। यानी अब तक जो तीनों नियम अपन ने पढ़े हैं, डोबे-राइनर का जो ट्रिक सिद्धांत था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ का जो आवर्तसारणी है, ये तीनों किस आधार पर थी? परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। उन्होंने नियम दिया कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ भी उन्होंने बात किसकी की? परमाणु भार की। सबसे पहले आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया था? आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दी थी? वो दी थी मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी की जो सबसे पहले आवर्त सारणी जो दी थी वो दी थी मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने जो इस तरीके से आवर्त सारणी दी थी, आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया था। और आवर्त सारणी के अंतर्गत 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। 7 आवर्त और 8 वर्ग। वर्ग आपको पता है जो ये स्तंभ होते हैं वो है वर्ग और ये है आवर्त। ये बात कर रहे हैं अपन, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी उनकी अपन बात कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया? जो ये मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो भी असफल रही। अब असफलता का जो कारण है वो अपन अभी देखते हैं, किस कारण असफल हो गई। तो असफलता का कारण है सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन का स्थान है, वो हाइड्रोजन का जो फिक्स स्थान है वो क्या है? बता नहीं पाए। दूसरी चीज समस्थानिक, कि जैसे कोई भी एलिमेंट है उसके समस्थानिक है, उन समस्थानिकों का स्थान क्या होगा? उन समस्थानिकों का स्थान क्या होगा? जैसे अपन यहां लिखते हैं उन्होंने इस तरीके से जो आवर्त सारणी व्यवस्थित की थी उनमें कुछ स्थान क्या है? खाली रख दिए। खाली स्थान किस लिए रखे? खाली स्थान कि कोई नया एलिमेंट अगर आएगा तो नए एलिमेंट के लिए उन्होंने क्या है? खाली स्थान रख दिए। उनके अपन कमियों के कारण पढ़ रहे हैं कि जो असफलता के कारण पढ़ रहे हैं कि जो इनकी आवर्त सारणी थी वो असफल क्यों हुई? असफल है कि एक तो हाइड्रोजन का स्थान, वो हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन क्या रियली में ही आएगा क्या। दूसरी चीज, जो भी समस्थानिक है एलिमेंट अपन बात करें, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन है, इनके जो समस्थानिक है उन समस्थानिक का स्थान, इनको समस्थानिक का जो स्थान है वो क्या होगा? आगे तीसरे नंबर पर जो खाली स्थान, यानी उन्होंने जो खाली स्थान रखे थे वो किस लिए रखे थे? नए तत्व कौन से यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो बात। आगे का जो टॉपिक, आगे की जो बात है, कमी असफलता का जो कारण था वो था परमाणु भार, यानी उन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही आवर्त सारणी में एलिमेंटों को रखा था। तो परमाणु भार यानी अधिक भार वाला तत्व है, अधिक भार वाला तत्व
पहले और कम भार वाला बाद में। यानी जो परमाणु भार के आधार पर उन्होंने जो आवर्त सारणी रखी थी, उन परमाणु भार के आधार पर जो अधिक भार वाला तत्व है वो तो क्या है, पहले आ रहा है, कम भार वाला है वो क्या है, बाद में आ रहा है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, जो आयोडीन थी, आयोडीन, जो आयोडीन का जो परमाणु भार है वो होता है 126.92। एक टेल्यूरिन, टेल्यूरिन का होता है 127.6, 127.6। तो उन्होंने क्या किया, टेल्यूरिन को पहले रख दिया और आयोडीन का स्थान क्या है, बाद में। यानी अगर उन्होंने जो परमाणु भार के आधार पर ही अगर आवर्त सारणी के अंतर्गत एलिमेंट को रखा था तो उन्होंने क्या किया, जो आयोडीन है, आयोडीन का जो परमाणु भार होता है 126.92, उसको किसके बाद में रखा, टेल्यूरिन के बाद में। और टेल्यूरिन का कितना होता है, 127.6। यानी पहले टेल्यूरिन को लिख दिया, आयोडीन क्या है, बाद में आ रहा है। तो ये जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उनमें भी क्या है, बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों के चलते क्या है, एक उनकी कमी और मुख्य थी धातु और अधातु, धातु और अधातु का स्पष्ट वर्गीकरण, कि कौन सी धातु है कौन सा अधातु है, उसका स्पष्ट वर्गीकरण नहीं कर पाए। ये उनकी कुछ 4-5 कमियां थी। उन कमियों के चलते ये क्या है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो भी क्या है, असफल हो गई। असफलता के कारण आपको बता दिया है, जो रिक्त स्थान है, परमाणु भार कुछ जिनका ज़्यादा है वो क्या है, पहले आ रहे हैं, जिनका परमाणु भार कम है वो क्या है, बाद में आ रहे हैं। समस्थानिक है, उन समस्थानिकों का स्थान क्या होगा, समान, जो समान गुणधर्म वाले एलिमेंट है उनका स्थान क्या है, अलग अलग है। इस आधार के चलते तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी वो आवर्त सारणी भी क्या है, असफल हो गई। उसके बाद में जो अपन पढ़ते हैं वर्तमान के अंतर्गत जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आती है। तो अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अपन पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। तो अपन वर्तमान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की, किस तरीके से प्रस्तुत की, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपने 4 नंबर पे आती है आधुनिक आवर्त सारणी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो प्रस्तुत की थी सन 1913 के अंतर्गत। सन 1913 में हेनरी मोसले द्वारा। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो क्या असफल हो गई। तो उनकी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके हेनरी मोसले ने सन 1913 के अंतर्गत नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की और नाम दे दिया आधुनिक आवर्त सारणी। यह आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उन्होंने प्रस्तुत की हेनरी मोसले द्वारा सन 1913 में। और सबसे पहले आवर्त सारणी का जो आवर्त सारणी सबसे पहले दी थी वो दी थी मेंडलीव ने। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्वों को दिखाया था। उसके बाद में आती है अपनी ये आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेनरी मोसले द्वारा। हेनरी मोसले ने क्या किया, एक नए तत्व के एक नए गुणधर्म की खोज की। तत्व के नए गुण की खोज, नए गुणधर्म की खोज किसकी, परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक नए गुणधर्म की खोज कर दी किसकी, परमाणु क्रमांक की। उन्होंने क्या नियम दिया,
तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण। तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक। इससे पहले जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उन्होंने क्या नियम दिया था? उन्होंने दिया था कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यानी उन्होंने जो आवर्त सारणी दी थी उनमें तत्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार के आधार पर। लेकिन सन 1913 में उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उनमें जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करके एक नए गुणधर्म की खोज की तत्व में, वो थी परमाणु क्रमांक। यानी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। नए गुणधर्म परमाणु क्रमांक, और उन्होंने नया नियम दे दिया कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। याद रखना है कि जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी, वो उन्होंने क्या नियम दिया था कि तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने नया शब्द प्रयोग कर लिया, परमाणु क्रमांक। एक्चुअल में परमाणु क्रमांक होता क्या है? परमाणु क्रमांक होता है कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, यह आपको ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक यानी जो प्रोटॉन की संख्या है वही क्या है? परमाणु क्रमांक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? यानी इस तरीके से ये क्या है? कार्बन परमाणु है। ये क्या है? कार्बन परमाणु के अंतर्गत नाभिक। इस नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या है? परमाणु क्रमांक है। कितने प्रोटॉन होते हैं इसके अंतर्गत? वो होते हैं 6। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। यानी जो प्रोटॉन की संख्या है वो क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार, परमाणु भार होता है कि जो ये परमाणु है, इस परमाणु को जो नाभिक है, ये नाभिक, इस नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, वो क्या होती है? होता है परमाणु भार। और परमाणु भार क्या होता है? लगभग 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 होता है 2 गुना प्रोटॉन की संख्या। यानी लगभग कितना होता है? लगभग होता है 2 गुना प्रोटॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा लगभग उसका 2 गुना क्या होगा? परमाणु भार होगा। यानी अपन बात करें कार्बन की, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है। यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है। अब बात करें परमाणु भार की, तो परमाणु भार कितना है? इसका 12 है। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को 6C12। यानी 6 क्या है? प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक, और 12 क्या है? 12 है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो क्या होता है? लगभग। परमाणु भार लगभग होता है इसका 2 गुना, यानी परमाणु क्रमांक का 2 गुना, प्रोटॉन की संख्या का 2 गुना। यह आपको ध्यान रखना है। बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। यानी जो प्रोटॉन की संख्या वो कितने होगी? इसके नाभिक के अंतर्गत, यानी जो नाइट्रोजन का जो परमाणु है उस परमाणु के नाभिक के अंतर्गत प्रोटॉन की संख्या होगी 7। अब बात करें इसके परमाणु भार की, तो वो होता है 14। कितना हो गया इसका? 2 गुना हो गया। यानी प्रोटॉन की संख्या का 2 गुना, परमाणु क्रमांक का 2 गुना परमाणु भार होता है। ये लगभग यही है, 2 गुना प्रोटॉन की संख्या।
तो ये अपन देख रहे थे कि उन्होंने जो नियम दिया आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोसले ने प्रस्तुत की, उनके अंतर्गत उन्होंने भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन बताया, परमाणु क्रमांक के। ये आपको समझ में आ गया। पीछे की क्लास के अंतर्गत भी मेरे एक बताया हुआ है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, इनके बारे में पीछे भी क्लास ली है। आज आपको सामने फिर से बता दिया है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अब उन्होंने जो प्रस्तुत की, जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर प्रस्तुत की, यानी उन्होंने तत्व को आवर्त सारणी के अंतर्गत है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। यानी अपन बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, यानी उन्होंने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की उनमें आवर्त और वर्ग, वर्ग तो है आपको पता है स्तंभ, और आवर्त क्या है, ये आवर्त तो उन्होंने रखे 7 और वर्ग कितने हैं, 18। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी रखी थी उनमें आवर्त थे 7 और जो वर्ग थे वो थे 8। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत है वो कितने थे, आवर्त 7 और स्तंभ कितने हैं, यानी जो वर्ग है वो कितने हैं, 18। ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, यानी आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्वों को किस आधार पर रखा, परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी जो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित क्रम में तत्वों को रखा। उसके अगर आधुनिक आवर्त सारणी की अपन और बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत 58 से लेके 71 और 90 से लेके 103, 58 से लेकर 71 ये क्या है, परमाणु क्रमांक, और 90 से लेकर 103 जो परमाणु क्रमांक के एलिमेंट है उनको क्या है, इस आवर्त सारणी के नीचे रखा। अट्ठावन से लेकर 71 और 90 से लेकर 103 इन तत्वों का उन्होंने आवर्त सारणी के नीचे रखा। जो तत्व थे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। बाकी उन्होंने ये आवर्त सारणी आपको प्रस्तुत की। अब आप एक बार आवर्त सारणी आपके सामने जो दी हुई है वो आप एक बार देख सकते हैं। इस आवर्त सारणी के अंतर्गत आप देखेंगे जो आपके सामने बोर्ड पर जो आवर्त सारणी दी हुई है उस आवर्त सारणी के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से उन्होंने क्या है एलिमेंट की शुरुआत की है। सबसे पहले उन्होंने रखा जो क्षारीय धातु है वो, उसके बाद में क्या किया, अक्षारीय मृदा धातु को रखा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं इस आवर्त सारणी के अंतर्गत पहले हाइड्रोजन दिया हुआ है, उसके बाद में जो 18 नंबर पे अंत में दिया हुआ है, जो 18 नंबर का जो वर्ग है उसके अंतर्गत उन्होंने रखा जो भी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन कौन सी है इसमें आप देख सकते हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन। ये आपके सामने जो दी हुई है जो रेड कलर के अंतर्गत दी हुई है वो कौन सी है, वो है अक्रिय गैस। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो 13 नंबर जो आपके वर्ग दिए हुए हैं 13, 14, 15, 16, 17, 13 नंबर पे आप देख सकते हैं जो बोरोन, एल्यूमिनियम, और ये आपके सामने दिए हुए हैं। उसके बाद में कार्बन के दिए हुए हैं, नाइट्रोजन दिया हुआ है 8 नंबर पे, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये आपके सामने दिए हुए हैं। पहले जो ग्रुप है वो पहले नंबर का जो वर्ग दिया हुआ है वह क्षारीय धातु। उसके बाद में 2 नंबर पर क्षारीय मृदा धातु। उन्होंने धातु और अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस, जो 11 नंबर का वर्ग आपके सामने दिया हुआ है उसके अंतर्गत उन्होंने रख रखा है सिक्का धातु हैं जो कॉपर है, AgAu, Rg, ये भी जो सिक्का धातु आपके सामने दी हुई है। उन्होंने इस तरीके से यानी धातु
अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस, सिक्का धातु, गैस से उनको क्या है व्यवस्थित क्रम में उन्होंने लिखा है। ये आपके सामने जो दिया हुआ है इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। उन्होंने क्या है जो 7 आपके सामने आप देखना 7 जो वर्ग आपके सामने दिए हुए हैं और 18 स्तंभ दिए हुए हैं। और फिर नीचे आप देखेंगे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व है 58 से लेके 71 और 90 से लेके 103 तक जो अलग ही नीचे दिए हुए हैं उन्होंने इनको अलग रखा। उसके अलावा जो 118 तक उन्होंने क्या रखा 118 तत्वों को अलग रखा, आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। अब इनकी बात करेंगे, इनकी विशेषताओं की अपन बात करेंगे। इन विशेषताओं की अगर बात करें आवर्त सारणी आपके सामने दी हुई है, उस आवर्त सारणी के अंतर्गत जो गुणधर्म है, एलिमेंट के गुणधर्म है, तत्व के गुणधर्म है, वो किस आधार पर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो अब अपन देखते हैं इनके गुणधर्म के बारे में। तो इनके जो आवर्त सारणी की जो विशेषता है, इनके जो गुणधर्म है, तत्वों को किस आधार पर वर्गीकरण इनका किया है वो अपन देखते हैं। किस तरीके से आप ध्यान रखोगे, आप इस तरीके से बना लेना, आप बड़ा छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। यानी बाएं से दायां। ये हो गया ऊपर से नीचे। क्या देख रहे हैं ऊपर से नीचे। अब देखेंगे बाएं से दाएं, यहाँ लिख दे बाएं से दाएं। बाएं से दाएं यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत ये आपके सामने एक बार आप देख सकते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी दी हुई है। इसमें अगर बाएं से दाएं जाएंगे यानी पहले जो क्षारीय धातु है, फिर क्षारीय मृदा धातु है, फिर क्या है अधातु आती है, फिर उपधातु है, फिर गैसीय हैं, सिक्का धातु है, सिक्का धातु गैसीय हैं, लास्ट के अंतर्गत अक्रिय गैस है। तो उन्होंने आप इसमें ये देखेंगे, आप इस तरीके से आप ध्यान रखने के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। इसमें आप क्या देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, सबसे पहले एक चीज देखेंगे परमाणु आकार। एक तो देखेंगे अपन परमाणु आकार के बारे में, फिर आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में आप क्या देख रहे हैं, परमाणु आकार क्या हो रहा है, इनका आकार घट रहा है। तो क्या हो रहा है, परमाणु आकार कम हो रहा है। परमाणु आकार कम हो रहा है और इसके साथ साथ ही जो इनका गलनांक है वो गलनांक भी क्या है, कम हो रहा है। परमाणु आकार आप देखेंगे बड़े, छोटा, 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 परमाणु आकार कम हो रहा है बाएं से दाएं जाने पर। इस आवर्त सारणी के अंतर्गत बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या है, कमी हो रही है। परमाणु आकार में कमी के साथ साथ क्या है, गलनांक इसका कम हो रहा है। परमाणु आकार कम हो रहा है, गलनांक कम हो रहा है, तो इनके साथ साथ इनका जो आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता वो क्या है, बढ़ेगी, बढ़ रही है तीनों में। यह आपको ध्यान रखना है। परमाणु आकार कम हो रहा है, आयनन विभव बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है।
अब अपन बात करें सबसे अधिक सर्वाधिक, अपन बात करेंगे सर्वाधिक यानी क्या, सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है, यानी कौन से एलिमेंट का सर्वाधिक आयनन विभव सर्वाधिक है, कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, कौन से एलिमेंट की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। तो बात करेंगे आयनन विभव की, बात करेंगे तो आयनन विभव है हीलियम का। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा पूछ लेते हैं, आवर्त सारणी के अंतर्गत है वो सर्वाधिक आयनन विभव, तो वो है हीलियम का। बात करें अपन विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो है क्लोरीन की। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन। 3 तो क्वेश्चन आपके यहीं आ गई है, एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वो है फ्लोरीन और सर्वाधिक आयनन विभव वो है हीलियम। और अगर बात करें आयनन विभव की न्यूनतम की, तो याद रखना, यहाँ लिखना सीजियम। सीजियम का क्या है, आयनन विभव क्या होता है, न्यूनतम होता है सीजियम। परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर कम हो रहा है, गलनांक भी कम होगा, आयनन विभव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ रही है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बात आती है परमाणु आकार की। तो परमाणु आकार क्या है, बढ़ रहा है। परमाणु आकार बढ़ रहा है, इसके साथ साथ गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। पहली बात तो ये आ गई, परमाणु आकार बढ़ रहा है तो गलनांक भी क्या है, बढ़ेगा। सबसे पहले तो ये बात आ गई। उसके अलावा अगर बात करें अपन आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव कम होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, विद्युत ऋणात्मकता कम। ये आपको ध्यान रखना है। ये डायग्राम है, ऐसा का ऐसा अपनी नोटबुक के अंतर्गत देख लेना, लिख लेना। इसी तरीके से ये आप इस तरीके से डायग्राम बना लेना, बड़ा छोटा छोटा छोटा। बाएं से दाएं जाने पर आपको पता है परमाणु आकार क्या है, कम हो रहा है। अगर कम होगा तो बाकी जो भी चीजें, गलनांक को छोड़कर बाकी आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता वो क्या है, बढ़ेगी। यदि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो उस आधार पर गलनांक क्या बढ़ेगा, बाकी जो भी है आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता वो सब क्या है, कम होगी। एक तो ये आपको याद रखना है। उनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत कितने एलिमेंट थे, कुल टोटल 118, कुल 118 तत्व है। कितने तत्व है, 118 तत्व है। इन 118 तत्व के अंतर्गत बात करें अपन धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु और साथ में अक्रिय गैस। एग्जाम के अंतर्गत यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्व कुल एलिमेंट कितने हैं, 118। 118 के अंतर्गत धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस। तो धातु तत्व कितने हैं, 93। यानी इस आवर्त सारणी के अंतर्गत 93 तत्व क्या है, धातु है। अब बात करें अधातु की, तो अधातु है वो है 12 तत्व क्या है, अधातु है। बात करें उपधातु की, उपधातु है 7। यानी 118 तत्व में से 93 एलिमेंट है वो क्या है, धातु है,
12 तत्व अधातु, 7 तत्व क्या है उपधातु, और एक्रे गैस वो है 6। कौन कौन सी एक्रे गैस? ये 6 एक्रे गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये एक्रिय गैस आवर्त सारणी का जो अंतिम वर्ग है 18वां वर्ग, उस 18वां वर्ग के अंतर्गत ये एक्रिय गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। एक्रिय गैस को उन्होंने अंतिम अंत में रखा है। ये 6 एक्रिय गैस है। उसके अलावा 93 धातु तत्व है, 12 अधातु तत्व है, 7 उपधातु है और 6 एक्रिय गैस। ये हो गए आपके 118 तत्व। अब अपन बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत पहले से लेके अपन जो भी वर्ग है 18 वर्ग है, प्रथम आवर्त से लेके अगर बात करेंगे प्रथम वर्ग तो 18 वर्ग है, उनके बारे में अपन क्या है एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी पहला जो वर्ग है उनमें कौन कौन से तत्व शामिल है और वो क्या धातु है या अधातु है या उपधातु किस तरीके से है, और उनको याद किस तरीके से रखा जाए। यानी उनका जो परमाणु क्रमांक वो क्या है, परमाणु भार क्या है, उनको किस तरीके से याद रखा जाए, वो क्या है अपने नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत एक एक वर्ग के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।